प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप संधारित्रों का संयोजन पार्ट 2 यानी कि इसके जस्ट पहले के वीडियो लेक्चर में आपने श्रेणी क्रम में संधारित्रों को संयोजित किया और इसमें समानांतर क्रम में संधारित्रों को संयोजित करेंगे। तो समानांतर क्रम में संयोजित कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह से फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, उसके बारे में आप जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। यहाँ लिख सकते हैं दूसरा, समांतर क्रम में संयोजन। पहले के वीडियो लेक्चर में आपने श्रेणी क्रम में संयोजन के बारे में जाना। तो समानांतर में 3 संधारित्र ले लेते हैं। मान लीजिए यह पहला संधारित्र है, ये पहला संधारित्र है और यह दूसरा संधारित्र है और यह तीसरा संधारित्र है। अब इन तीनों संधारित्र को समानांतर क्रम में संयोजित इस तरह से किया गया है और ये स्रोत लगा दिए हैं। यह हो गया स्रोत, ये हो गया स्रोत। ये पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। धारिता C1, धारिता C2 और धारिता C3 और ये विभवांतर भी हो गया। चार्ज यहाँ से जाएगा, चार्ज यह है Q, चार्ज Q और यहाँ पर 3 भाग में चार्ज का बंटवारा होगा। यह Q1, यह Q2 और यह Q3। इस तरह से इस पर जो चार्ज आ जाएंगे, इस पर चार्ज प्लस Q1 और यहाँ चार्ज दिखा पाएंगे माइनस Q1। इस पर दूसरे वाले पर यहाँ पर चार्ज को आप प्लस Q2 और यहाँ दिखा पाएंगे माइनस Q2 और उसी तरह से चार्ज Q3 आ रहा है तो प्लस Q3 और यहाँ पर आप दिखाएंगे माइनस Q3 और फिर से Q1, Q2, Q3 मिलकर चार्ज आ जाएगा। आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत से जितना चार्ज जो है जाएगा उतना चार्ज वापस आना चाहिए। तो Q चार्ज गया और Q चार्ज आया। बच्चों, समानांतर क्रम में जो है हम लोग क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है? समानांतर क्रम में संधारित्रों को संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों, जब तुल्य धारिता का मान अधिक प्राप्त करनी होती है, ज़्यादा प्राप्त करनी होती है, अधिक से अधिक प्राप्त करनी रहती है, ऐसी स्थिति में संधारित्रों को समानांतर क्रम में संयोजित करनी चाहिए। तो यह हुआ उद्देश्य। अब इस परिपथ से यानी कि ये जो समानांतर क्रम में संयोजन किए हैं, इसके कुछ गुण हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, जब संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, ऐसी स्थिति में हर एक संधारित्र के प्लेटों पर जो है आवेश का जो संचय होता है अलग अलग होता है। आप देख रहे हैं जैसा डायग्राम में है, पहले वाले पर चार्ज Q1, दूसरे वाले पर चार्ज Q2 और तीसरे वाले पर चार्ज Q3। यानी कि जब संधारित्र समानांतर क्रम में रहते हैं तो प्रत्येक प्लेट पर भिन्न भिन्न आवेश, अलग अलग आवेश एकत्र होते हैं, इकट्ठित होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आवेश जो है योगात्मक होते हैं। आवेश योगात्मक का मतलब यह जो Q आवेश है 3 भाग में बटा है, Q1, Q2 और Q3, और इन तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। इसे ही हम लोग बोल रहे हैं आवेश योगात्मक होते हैं। नंबर 3, तीनों संधारित्र के बीच का जो विभवांतर होगा वह एक समान होगा। तो आपको यह तीनों बात जरूर ध्यान में रखनी है। विभवांतर एक समान इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट और अंत, स्टार्टिंग और अंत, स्टार्टिंग और अंत देख रहे हैं, यानी कि शुरुआती बिंदु, अंत बिंदु प्रत्येक संधारित्र के लिए कॉमन है, समान है। इसलिए प्रत्येक संधारित्र के बीच का विभवांतर भी समान होंगे और यह किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर हो जाएगा।
स्रोत के बराबर हो जाएगा। तो दिखा दिए हम लोग भी। अब आइए बच्चों C1 के लिए हम लोग लिखते हैं C1 के लिए। तो C1 के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं Q बराबर CV। तो C1 पर चार्ज Q1 है तो आप दिखाएंगे Q1 और यह है, देख रहे हैं धारिता इसकी C1 है तो C1 और विभवांतर सबके लिए समान है तो V को भी लिख दिए पहली बार। उसी तरह से C2 के लिए लिख पाएंगे हम लोग। तो C2 के लिए लिख पाएंगे Q बराबर फिर से CV, तो आप लिख पाएंगे Q2 बराबर C2V। और C3 के लिए लिखेंगे हम लोग C3 के लिए Q बराबर CV, तो Q3 बराबर C3V। बच्चों विभव योगात्मक होता है, इस यहाँ पर चार्ज योगात्मक होता है। तो जब चार्ज योगात्मक है तो आवेश को योग के रूप में लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह से Q बराबर Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। आवेश योगात्मक है यहाँ पर तो तीनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। तो Q बराबर Q1 Q2 Q3 दिख रहे हैं यहाँ पर, तीनों यहाँ रखेंगे C1V प्लस C2V प्लस C3V और C1 प्लस C2 प्लस C3 V को कॉमन ले लेंगे और इससे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों इन तीनों संधारित्रों को मिलाकर एकल संधारित्र में बदलते हैं। तब देखिए डायग्राम को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, यह एकल संधारित्र हो जाएगा और स्रोत लगा देंगे। यह लगा दिए स्रोत, ये प्लस माइनस ये विभवांतर भी और इस पर चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q, पॉइंट A पॉइंट B, ये प्लस Q माइनस Q और ये C इक्विवेलेंट मान लेते हैं या CP मान लेते हैं। बीच का विभवांतर को भी मान लिया जाता है। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिखेंगे Q बराबर CV। तो हम लोग C को अब C न लिख कर जो है C इक्विवेलेंट I इंटू V लिखते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, इन दोनों समीकरणों से लिखेंगे C इक्विवेलेंट V और ये C1 प्लस C2 और प्लस C3 और ये V से V कैंसिल हो जाएगा। C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 और प्लस C3। इस तरह से तुल्य धारिता की प्राप्ति होती है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में आपने समानांतर क्रम में संधारित्र को क्यों संयोजित करते हैं, समानांतर क्रम में संयोजन का क्या गुण है और तुल्य धारिता कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आपने जाना।